मूवीज, एक ऐसी सीरीज जहां पर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग मूवीज के बारे में बताता हूँ। काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग मूवीज के बारे में बताने वाला था। However, उस वीडियो के अंदर मैंने तुमसे कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हें आने वाले कुछ हफ्तों में देखने के लिए मिल जाएगा। बट एज यू कैन सी दैट क्लियरली डिडंट हैपेंड। सो आखिर क्या हुआ था, मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाली, मैंने इस वीडियो को लाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया? वेल, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दूंगा। बट फॉर नाउ हियर आई एम विद द पार्ट 2 ऑफ डिस्टर्बिंग मूवी आइसबर्ग सीरीज। सो जिनको नहीं पता, ये दरअसल एक ऐसी सीरीज है जहां पर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग मूवीज के बारे में बताता हूँ। बिकॉज मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 140 से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवीज के नाम लिखे हुए हैं एंड वो सब की सब मूवीज रैंक किए हुए हैं। मतलब जितना मैं इस लिस्ट के अंदर डीप जाऊंगा मुझे उतनी ही ज्यादा मेस्ड अप मूवीज देखने के लिए मिलेगी। सो अगर तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगता है तो तुम वेलकम हो, बट अगर तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ कि तुम पहले वो देख के आओ, बिकॉज उसके अंदर मैंने इस चार्ट के स्टार्टिंग के 2 लेयर्स एक्सप्लेन कर दिए थे। सो हमारी वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहां से हमने बंद की थी। लेवल 2 के बाद अब बारी है लेवल 3 की, शैलो वाटर्स। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 28 मूवीज के बारे में बात करेंगे एंड मैं तुम्हें सिर्फ मूवीज के नाम नहीं बताऊंगा। नो, मैं तुम्हें उन मूवीज के अंदर की स्टोरी क्या है, उनके अंदर ऐसे क्या चीज़ें दिखाई गई हैं जिनकी वजह से ये मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, एंड साथ ही मैं मेरे खुद के पर्सनल रिव्यूज़ भी दूंगा कि मुझे कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा एंड क्या तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। इसके अंदर सारी मूवीज़ देखने लायक नहीं है बिकॉज अगेन ये एक डिस्टर्बिंग मूवी लिस्ट है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे बैन फिल्म्स भी हैं, तो तुम अपने कंफर्ट लेवल की मदद से उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ओके, एंड बात रही स्किपिंग की तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे टाइमलाइन दे रखे हैं, तुम अपने हिसाब से वीडियो में बैक एंड फोर्थ कर सकते हो, ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है। सो तुम्हारा टाइम और वेस्ट नहीं करता हूँ एंड वीडियो। अबे क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब हार जा। यार क्या बताओ, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहा हूँ। क्या हुआ भाई यार क्या बताओ यार, इतनी दिक्कत चल रही है। मैं कितने ही पैसे क्यों ना कमा लूँ ना, मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं उनको ना बहुत ही घटिया जगह पे खर्च कर देता हूँ, पैसे बचते ही नहीं है। ओह सी, काफी सालों पहले ना मेरा भी ऐसे ही सेम टेंशन था, ठीक है, मैं भी ऐसे बेफालतू के खर्चा करता था, लेकिन बाद में अपने पैसे मैंने सही जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जिससे मुझे और पैसे मिलने लगे। क्या बात कर रहा है, सही में तरीका क्या है? अरे मतलब ट्रेडिंग यार। ट्रेडिंग? ये कैसे करते हैं? तो ये सब चीज करने के लिए काफी सारे ऐप्स आते हैं जैसे कि बिनोमो। बिनोमो दरअसल एक ट्रेडिंग ऐप है जहां पर तुम लोग ट्रेडिंग कर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। भाई लेकिन ट्रेडिंग में तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, मेरे पास तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली, कोई भी नई चीज ट्राई करने से पहले हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है एंड इसीलिए बिनोमो खास है बिकॉज यहाँ पर हमें डेमो अकाउंट्स दी जाती है जिनका यूज कर हम लोग ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड बाद में हम लोग अपने मेन अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। एंड साथ ही में बिनोमो पे चल रहा है ग्रैंड ट्रेडिंग रेस, जो कि एक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन है जहाँ पर पार्टिसिपेट कर तुम लोग BMW के साथ साथ $3 लाख तक जीत सकते हो। ये इवेंट 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक रहेगा एंड इसके अंदर तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर ट्रेडिंग करनी है, इसके जरिए तुम्हें ट्रेडिंग पॉइंट्स मिलेंगे एंड उनका यूज कर तुम वीकली स्पिरिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड अगर तुम लोग VIP मेंबर्स हो तो तुम्हें कैश रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। एंड साथ ही में यहाँ पर स्पिरिट 1 एंड डेली 50 जैसे इवेंट्स भी चल रहे हैं जिनके अंदर पार्टिसिपेट करने पर तुम्हें हर ट्रेड पर एक स्पीड पॉइंट मिलेगा एंड अगर तुम्हारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो तुम्हें 2 स्पीड पॉइंट मिलेंगे जिसके जरिए तुम लोग कैश या फिर RFT जीत सकते हो, जो कि एक स्पेशल बोनस है जिसका यूज कर तुम लोग बिना किसी रिस्क के ट्रेड कर सकते हो। है ना कमाल की चीज। एंड इसे यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है, मैं तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ। हाँ सी आई एम हियर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड बाय करके देखता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ये क्या है, ओह एज यू कैन सी, ये देखो। एंड यहाँ पर पैसे विड्रॉल एंड डिपॉजिट करना भी काफी ज्यादा इजी है। वाह यार, ये तो और भी काफी ज्यादा बढ़िया है। साथ ही में तुम बिनोमो को अपने फ्रेंड्स को रेफर भी कर सकते हो जिसके चलते तुम्हें $10 से $20 बोनस भी मिल सकता है। सो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक तुम्हें नीचे पिन कमेंट एंड साथ ही में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, क्या बात कर रहा है, कसम से मेरे को यकीन नहीं हो रहा। ओह क्या हुआ? तेरा ध्यान कहाँ है भाई? कुछ नहीं ब्रो, वो ना एकदम सस्ते डील में मुझे हेडफोन मिल गया, मैंने ले लिया। मैंने फिर से पैसे वेस्ट कर दिए। ब्रो तो क्या बोल रहा था, वापस निकल जा रहा हूँ। एनीवेज, ये तो नहीं सुधरने वाला, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।
सो जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रो पार्ट में बताया, आइसबर्ग का ये वाला पार्ट मेनली डेडिकेटेड है मूवीज के लिए। सो इसलिए इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट फिल्म का नाम है मार्टास। The following contains graphic content, drug and substance abuse, murder, gore, death of all ages, human trafficking, child abuse. डायरेक्टेड बाय पैस्कल लाइगर 2008 में रिलीज हुई मार्टास ये दरअसल फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा का पार्ट है। एंड द रीज़न मैं फ्रेंच मूवीज़ को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज अगर तुम लोग स्लैशर मूवी जॉनरा में बहुत पहले से हो सो ट्रस्ट मी, फ्रेंच वाली जो मूवीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा ओवर द टॉप होती है। अगर सिंपली बताओ तो फ्रेंच मूवीज़ कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल की होती है एंड वो तुम्हें समझ में आएगा बिकॉज लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे फ्रेंच मूवीज़ हैं। बट अगर बात करें स्पेसिफिकली इस फिल्म के बारे में तो फिल्म स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को अपनी जान बचाकर भागता हुआ देखते हैं एंड में देखने पर ऐसा लगता है कि वो अपने किडनैपर्स से बचकर भागने में कामयाब हो गई है। हावेवर मूवी में आगे हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं जी पा रही होती है बिकॉज उसके बचपन के उस सिचुएशन की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा मिला होता है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी सिंपली जी नहीं पा रही होती है। बट जब वो बड़ी होती है तो वापस वो लोग के पास जाती है ताकि वो उनसे पूछ सके कि आखिर वो लोग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। एंड स्पॉयलर्स अलर्ट, जो चीज़ वो फाइंड करती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। सी ये पूरी मूवी दरअसल एक स्पेशल या फिर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जो दरअसल पता लगाना चाहती है कि आखिर इंसान को मरने के बाद क्या नसीब होता है। आई नो कि तुम में ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट हियर्स द ट्विस्ट ये होता है कि ये चीज़ जानने के लिए इन्हें दरअसल एक सुपरनैचुरल एंटिटी की ज़रूरत है जिन्हें कहते हैं मार्टास, जो कि एक ऐसी एंटिटी होती है जो जिंदा रहते हुए भी मरी हुई होती है, जिसकी वजह से हम उनसे पूछ सकते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी कैसी होती है या फिर मौत के बाद हमें क्या दिखाई देता है। Et allez me dire après ça que le concept du martyr est une invention des religieux. Les martyrs sont très rares. Un martyr, ça, c'est autre chose. Un martyr est un être exceptionnel, mademoiselle. Il survit à la souffrance, il survit à la privation de tout. बट प्रॉब्लम ये है कि मार्टास दरअसल किसी इंसान का यूज कर ही बनाया जा सकता है एंड इस चीज का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस की वजह से ये मूवी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू दिस मूवी ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी इंसान को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाए या फिर उसे इतना ज्यादा सफर कराया जाए कि उसके अंदर की जीने की इच्छा खत्म हो जाए, एक तरीके से वो जिंदा रहते हुए ही मर जाए। एंड फॉर सम रीजन ये सिर्फ और सिर्फ औरतों पर ही काम करता है बिकॉज मूवी में ये लोग ने हर किसी पर ये चीज ट्राई किया है। ओके, मर्दों पर, बूढ़ों पर एंड इनफैक्ट बच्चों पर भी। On a tout essayé, même les enfants. Il se trouve que les femmes sont plus sensibles à la transfiguration. Les femmes jeunes. तो इसलिए इस पूरी मूवी के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे मासूम औरतों को पकड़कर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हैवानियत भरी चीज़ें करते हैं। सो जब मैंने ये मूवी देखी थी तो ऑनेस्टली इस मूवी को ख़त्म करने के बाद मेरे सिर में हल्का सा दर्द काफ़ी टाइम के लिए रह गया था एंड मैं इस मूवी को बार बार इमेजिन कर रहा था बिकॉज दिस मूवी इज़ वेरी डिप्रेसिंग एंड इसका जो एंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइंग है जो तुम्हें एक तरीके से क्लिफ हैंगर पे अटका देता है। बट सच्ची बताओ तो ये मूवी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हैं। सो अगर बात करें इसके अंदर की कुछ सीन्स की जिन्हें देखने के बाद मेरा खुद का दिमाग हिल गया था, तो एक सीन है इसके अंदर जहाँ पर हम एक मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को बिना डिमोनेटाइज हुए, तो इमेजिन करो एक लड़की, ठीक है, देन इमेजिन करो वो सेम लड़की बट उसका स्किन नहीं है सिवाय इतने पार्ट के, बाकी पूरी बॉडी छिली हुई। और भी सीन्स है काफ़ी सारे। आई मीन एक और सीन है जहाँ पर एक औरत के मुंह पर ना एक मेटल प्लेट लगा कर रखते हैं ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे, इनफैक्ट वो कहीं पर भी कोई भी रोशनी ना देख पाए। एंड वो चीज़ के लिए वो लोग ने लिटरली स्क्रू ड्राइवर से उसके मुंह पर उस चीज़ को एकदम फिक्स कर दिया था। एंड मूवी में आगे हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग उस चीज़ को निकालते हैं, ओवरऑल ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर तुम लोग गॉर या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैंडल कर लेते हो तो तुम लोग ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे। अगेन अगर तुम लोग ये मूवी देखने वाले हो तो मैं तुम्हें पहले ही ट्रिगर वार्निंग दे देता हूँ बिकॉज इसकी एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है हैप्पीनेस। The following contains graphic content, murder,
sexual assault, child abuse, डायरेक्टेड बाय टॉड सलास 1988 में रिलीज हुई हैप्पीनेस ये दरअसल एक डार्क कॉमेडी मूवी है जो काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के अराउंड नाचती हैं जिनकी अपनी अपनी डार्क फैंटेसीज हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसकी फैंटेसीज औरतों को लेकर हैं, वो उनके साथ काफ़ी सारी वाहियात चीज़ें करना चाहता है, ऑल दैट। एंड एक और राइटर है जो एक किताब लिख रही है बट उसके लिए उसे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए एंड वो स्पेसिफिक चीज़ तो वो खुद सामने से काफ़ी सारे स्टॉकर्स को ढूंढ रही है ताकि उनमें से कोई एक आकर उसका रेप कर सके, ताकि उस एक्सपीरियंस का यूज़ कर वो अपनी किताब कंप्लीट कर सके। एंड एक और डॉक्टर होता है जो बच्चों की तरफ कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी तरीके से अट्रैक्टेड होता है। समझ जाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो इस पूरी मूवी के अंदर हम लोग ऐसे ही काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि कैसी उनकी डार्क फैंटेसीज उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही हैं एंड कैसे ये सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी फैंटेसीज के चलते एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सो अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ इस मूवी का तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है एंड आई नो कि ये सुनने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा बट सच्ची बताओ अगर तुम लोग काफ़ी सारा डार्क चीज़ें या फिर डार्क ह्यूमर हैंडल कर लेते हो तो ये मूवी किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। इसलिए इस मूवी के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा नहीं तुम्हें, बिकॉज मैं खुद चाहता हूँ कि तुम खुद भी इस मूवी को अपनी आंखों से देखो। अगेन अगर तुम लोग डिस्टर्बिंग चीज़ें हैंडल कर लेते हो देन। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है गमो। The following contains graphic content, drug and substance abuse, prostitution, animal cruelty and abuse, child abuse. डायरेक्टेड बाय हार्मोनी कॉरेन 1997 में रिलीज हुई गमो ये दरअसल एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंडी मूवी है। इस पूरी फिल्म को काफी ज्यादा रॉ एंड अनफिल्टर्ड तरीके से शूट किया गया है। आई मीन इस पूरी मूवी को देखते वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा वाहियात सपना देख रहे हो। अगर बात करें इस मूवी के बेसिक प्लॉट की तो ये पूरी कहानी दरअसल अमेरिका के एक छोटे से टाउन के बारे में है एंड उनके लोगों के बारे में है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है एंड वो क्या क्या वाहियात चीजें करते हैं एंड दैट्स इट। आई मीन इस मूवी को देखते वक्त ऐसा लगता है कि काफी सारे बच्चों को एक कैमरा दे दिया है एंड उन्हें बोला गया है कि दिन में तुम लोग जो जो वाहियात चीजें करते हो वो रिकॉर्ड करके हमें दे दो एंड मूवी बन गई। जैसे कि मैंने कहा इस मूवी के अंदर हम लोग इन लोगों को फालतूगिरियां करते देखते रहते हैं एंड बच्चों को इनअप्रोप्रिएट चीजें करते हुए देखते हैं एंड ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर काफी सारे एनिमल डेथ्स दिखाए गए हैं एंड वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। इस पूरी मूवी के अंदर ये लोग बिल्लियों को हैज अ मीन ऑफ करेंसी यूज करते हैं, तो ये लोग बिल्लियों को इस पूरी मूवी में मारते रहते हैं एंड वो बिल्कुल भी फेक नहीं है, वो लोग एक्चुअली में बिल्लियों को मारते रहते हैं एंड मैं तुम्हें ये मूवी डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। फर्स्ट बिकॉज ये हार्मोनी कॉरेन की मूवी है एंड सेकेंड मुझे नहीं पता कि इस मूवी के अंदर होता क्या है। आई मीन बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पर जो इस मूवी को एक मास्टरपीस कहते हैं बट मेरे लिए ये पीस ऑफ शिट के बराबर है एंड मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम अपना टाइम इस मूवी पर वेस्ट करो। आगे और भी हार्मोनी कॉरेन की मूवी हैं एंड उनके लिए भी मेरा सेम रिएक्शन होगा बिकॉज मुझे नहीं पता कि हार्मोनी कॉरेन के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसी मूवीज़ क्यों बनाता है स्पेशली बच्चों के अराउंड। आई मीन अगर तुमने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर भी हार्मोनी कॉरेन की जो मूवी थी उसके अंदर सेम ऐसे ही बच्चों के साथ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें होती हैं एंड वो लोग करते रहते हैं। एंड एक और फन फैक्ट, ये पूरी मूवी दरअसल हार्मोनी कॉरेन के बचपन से इंस्पायर्ड है, तो आई थिंक ये एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों ऐसा है। बट एनीवेज एज आई सेड, डोंट वेस्ट योर टाइम विद दिस फिल्म। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है कम एंड सी। The following contains graphic content, sexual assault, murder, death of all ages, slavery. डायरेक्टेड बाय एलन क्लेमोव 1985 में रिलीज हुई कम एंड सी। वेल ऑनेस्टली बताओ तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंटी वॉर मूवी है जो मैंने आज तक देखी है। ये पूरी मूवी दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड बनाई गई है जो हमें बताती है कि वॉर के कितने बुरे साइड इफेक्ट होते हैं। इस पूरी फिल्म के अंदर हम लोग एक 16 साल की लड़के को फॉलो करते हैं, इसका नाम होता है फ्लोरा। इस पूरी मूवी के अंदर हम लोग इसके जर्नी को विटनेस करते हैं कि इतनी कम उम्र में कैसे वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है जो जर्मन्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। एंड हम इस पूरी मूवी हम लोग उससे देखते हैं कि उसके आसपास हो रहे मर्डर्स एंड मास मर्डर को देखकर वो कैसे रिएक्ट करता है एंड अपने आसपास चल रहे वॉर की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। वेल भले ये मूवी इतने सालों पहले बनाई गई है बट दिस इज प्रीटी गुड। आई मीन इसके अंदर जो सिनेमाटोग्राफी है दैट इज टॉप नॉच, ठीक है। इस फिल्म के अंदर जो साउंड डिजाइन है वो भी अपने आप में एक मास्टरपीस है। सो अगर तुम लोग ये मूवी देखोगे तो प्लीज हेडफोन्स का यूज करना बिकॉज इस मूवी के अंदर जो साउंड इफेक्ट्स एंड साउंड डिजाइन है वो बहुत ही
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट इस लिस्ट के अंदर ये उन मूवीज़ में से एक है जो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि तुम खुद अपनी आंखों से विटनेस करो। सो अगर तुम लोग डिस्टर्बिंग चीज़ें हैंडल कर लेते हो एंड इस मूवी के अंदर वैसी चीज़ें भी हैं लाइक ऐसे मास मर्डर, ओके, बट अगर तुम लोग वो सब हैंडल कर लेते हो तो दिस मूवी इज़ प्रीटी गुड मूवी, ठीक है, एंड ये तुम्हारा टाइम डेफिनेटली वर्थ इट करती है। सो अगर तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो डू चेक दिस आउट। सो हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है टेरिफायर। Oh boy. The following contains graphic content, violent torture, murder, mutilation, gore, nudity, 2016 में रिलीज हुई टेरिफायर ये एक एक्सट्रीम स्लैशर मूवी के बराबर है, वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। बट अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो ये पूरी कहानी दरअसल एक आर्ट नाम के क्लाउन के बारे में है जो लोगों को यू कैन से बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव वे में मारता है, अपेरेंटली जस्ट फॉर फन। इसके अंदर कोई भी एक बेसिक स्टोरी नहीं है। हम कुछ लड़कियों को देखते हैं देन वो मरती हैं, देन हम एक लड़की को देखते हैं देन वो मरती है, हम एक क्लीनर को देखते हैं देन वो मरता है, हम एक भिखारी को देखते हैं देन वो मरती है। इसके अंदर कोई भी एक मेन कैरेक्टर नहीं है सिवाय इसके विलन के जो है आर्ट द क्लाउन, जिसकी वजह से ये मूवी इतनी ज्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स डार्क ह्यूमर एंड एक्सट्रीम एग्रेसिव किलिंग्स। ऑनेस्टली ये उन मूवीज में से एक है जो इसके गॉर सीन्स की वजह से फेमस हुई है रादर दैन स्टोरी, बिकॉज अगेन इसके अंदर कोई भी स्टोरी नहीं है सिवाय क्रिएटिव किल्स है। सो जब मैं इतने किल्स मेंशन कर ही रहा हूँ तो इसके अंदर ऐसी क्या क्रिएटिव किल्स हैं? वेल इसके अंदर काफी सारी हैं बट एक जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है हाफ सॉ वाली। वो सीन है जहाँ पर ये एक लड़की को उल्टा लटका देता है, ठीक है, इमेजिन करो ये एक लड़की है, ठीक है, ये हाथ ये पैर दोनों टांगे, तो वो उसको ऐसे लटका देता है। देन वो एक याद है वो लकड़ा काटने वाला सॉ होता है, तुमने देखा होगा, वो लेता है, ऐसे इंटैक्ट रहती है वो, देन धीरे धीरे यू गेट इट, ओके। ऑनेस्टली बताओ ना ये बहुत ज़्यादा फेक सीन है बट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है काफ़ी सारे लोगों के लिए। आई नो हमने बहुत सारा गौर देखा है बट कुछ लोग हैं जिनके लिए ये मूवी लिटरली किसी नाइटमेयर के बराबर है। इसके अंदर जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेक लगते हैं बट स्टिल काफ़ी सारा इंटेंस किलिंग इसके अंदर है एंड उसी चीज़ की वजह से ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। आई मीन इतनी ज़्यादा हिट हुई थी कि इसका सीक्वल बन चुका है टेरिफायर 2, जिसके अंदर अगेन कोई स्टोरी नहीं है, एक बेसिक सी स्टोरी है जहाँ पर हम लोग कैरेक्टर्स के साथ क्या कहते हैं अटैच होने का ट्राई करते हैं बट हो नहीं पाते हैं बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ गुड मूवी। बट अगेन उसके अंदर किलिंग्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। ऊपर से ये मूवी थिएटर में रिलीज की गई थी जहाँ पर इसके अंदर एक ऐसी किलिंग थी जिसे देखने के बाद लोग लिटरली बाहर वॉमिट करने के लिए आ गए थे। सो अगर मैंने उस किलिंग के बारे में जिक्र कर ही दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हें बता दूं कि उसके अंदर होता क्या है। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि ये पूरी मूवी हैलोवीन के ऊपर बनाई गई है। तो आर्ट द क्लाउन एक घर में जाता है एक लड़की से ट्रिक और ट्रीट लेने के लिए, बट वो लड़की देखती है कि ये एक बड़ा आदमी है जो बच्चों की तरह यहाँ पर चॉकलेट लेने के लिए आ गया, तो वो उसे नहीं देती है एंड उसे बेइज्जत करके भगा देती है। तो इस चीज का बदला लेने के लिए आर्ट रात में उसके घर में ब्रेकिंग करता है एंड उसके बाद वहां पर एक बहुत ही ज्यादा हॉररफाइंग चीज होती है। होता ये है कि पहले आर्ट उसे भागकर पकड़ता है एंड उसकी एक आंख ले लेता है। एंड सॉरी मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी दिखा नहीं पाऊंगा, तुम्हें ज्यादातर चीजें यहाँ पे ब्लरी दिखने वाली है। एनीवेज कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ पर यहाँ पर आर्ट रुकता नहीं है, वो बाद में उसके पूरे स्कैल्प को, ठीक है, जहाँ पर बाल अटैच होते हैं स्कैल्प, वो निकाल लेता है। देन वो उसे बेड पर थ्रो करता है एंड उसकी पीठ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डीप कट करता है, जिसके बाद वो उसके एक हाथ को पकड़ता है एंड लिटरली किसी लकड़े की तरह उखाड़ कर फेंक देता है। आई मीन ही इज अ सुपरमैन, ठीक है। जिसके बाद वो उसके दूसरे हाथ को पकड़ता है एंड किसी चुपा चुप की तरह उसे बीच में से स्प्लिट कर देता है। आई डोंट नो हाउ ये काम करेगा। देन वो उसे सीधा करता है एंड उसकी चेस्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम स्लैशेस करता है एंड यहाँ पर वो नहीं रुकता है, वो भागता है किचन में एंड वो लड़की अभी भी जिंदा होती है जो फोन की तरफ जाने का ट्राई कर रही होती है। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा कैसा है, ठीक है, इतना कोई पेन इंसान झेल नहीं कर सकता, या तो वो ब्लड लॉस से या फिर शॉक से कब की मर जाती। बट अगेन ये एक मूवी है जिसके अंदर कोई भी सेंस नहीं है। सो वो फोन की तरफ जा रही होती है, पता नहीं क्यों उसके दोनों हाथ मिसिंग है बट स्टिल वो जा रही होती है। बट वहां पर आर्ट आ जाता है जो इस बार नमक एंड ब्लीच लेकर आया होता है एंड बाद में वो उसके ऊपर बहुत सारा ब्लीच डालता है एंड उसके घावों पर नमक से रगड़ने लगता है। बाप रे, भले ही ये सीन काफी ज्यादा फेक लगता है बट ये इस चीज को इमेजिन करने के लिए किसी साइकोपैथ का दिमाग चाहिए, ठीक है। किसी को इतनी बुरी तरीके से घायल करो देन उसके ऊपर ब्लीच एंड नमक रगड़ो, डायरेक्टर के साथ डेफिनेटली कुछ तो रॉन्ग है। बट डायरेक्टर से ज्यादा आई थिंक ऑडियंस का दिमाग खराब है बिकॉज ये मूवी हिट हुई थी एंड अब जाकर इसका पार्ट 3 भी बन चुका है बिकॉज लोगों को ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। गेस अगेन उसके अंदर और ज्यादा नेस्टी किलिंग्स हैं एंड कोई भी एक ढंग की स्टोरी नहीं है। लोगों को आई थिंक आजकल वॉयलेंस देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, भले वो नॉनसेंसिकल क्यों ना हो। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है डॉग टूथ।
The following contains graphic content, prostitution, slavery, child abuse. डायरेक्टेड बाय यॉर्गस लाटिमोस 2009 में रिलीज हुई डॉग टूथ ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। एंड अगर बात करें इस मूवी के प्लॉट के बारे में एकदम ब्रीफ में, तो ये पूरी कहानी दरअसल बेसिकली पेरेंटिंग के अराउंड है, और यू कैन से एक कपल के अराउंड है जो अपने 3 बच्चों को बाकी पूरी दुनिया से एकदम ही आइसोलेट करके रखती है। मतलब वो उन्हें बचपन से ही मैनिपुलेट करते हैं एंड मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर वो लोग अपने घर के फेंसेस को पार करके बाहर जाएंगे तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें होंगी, क्योंकि उनके घर के बाहर की दुनिया काफी ज्यादा बुरी है, जो कि एक हद तक सच है। बट वो लोग उन्हें अपने घर के अंदर किसी कुत्ते की तरह ट्रैप करके रखते हैं एंड उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करवाते हैं कि वो लोग को उनकी बात माननी पड़ेगी, वो लोग अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, लाइक दैट। तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ये मूवी पेरेंटिंग के ऊपर है कि वो बताना चाहता है कि एक्सट्रीम पेरेंटिंग की वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ता है। एंड वही चीज़ इस मूवी के अंदर भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं, बिकॉज बड़े बच्चों को घर के अंदर बांध कर रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एंड उन्हें कंट्रोल करना भी, बिकॉज वो चीज़ों के लिए सवाल करते हैं। आई मीन इस पूरी मूवी के अंदर इन बच्चों का बिहेवियर देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा ईरी फीलिंग आती है। ऑनेस्टली मैं अपना रिव्यू दूँ तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस मूवी से। एंड अगर कुछ बात करें इस मूवी के सीन्स के बारे में, तो एक स्पेसिफिक सीन है जहाँ पर पेरेंट्स ने ये बोला होता है कि जब तक तुम्हारे दूध के दांत या फिर डॉग टूथ नहीं टूटता तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो एक लड़की बाहर जाने के लिए अपने खुद के दांत ही हथौड़े से तोड़ने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगता है। तो वो सीन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है इस पूरी मूवी के अंदर, एंड ये पूरी मूवी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सो अगर तुम लोग ये चीज़ देखना चाहते हो एंड अगर तुम्हें ये मूवी इंटरेस्टिंग लगती है तो तुम चेकआउट कर सकते हो। कैनिबल हॉलोकॉस्ट। The following contains graphic content, Cannibalism. Mutilation. animal cruelty and abuse, Nudity. sexual assault, gore, डायरेक्टेड बाय रुजेरो डियोडाटो 2005 में रिलीज हुई कैनिबल हॉलोकॉस्ट ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फाउंड फुटेज फिल्म है, और यू कैन से पूरी दुनिया की सबसे पहली फाउंड फुटेज फिल्म है। ये पूरी मूवी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले ग्रुप के अराउंड नाचती है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिसिंग हो जाते हैं। बट जब उनके रिकॉर्डेड फुटेजेस को वहां से रिकवर किया जाता है देन सबको पता चलता है कि आखिर उनके साथ वहां पर हुआ क्या था, एंड जो चीज इस ग्रुप के साथ हुई होती है उसी चीज की वजह से ये मूवी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो जैसे कि मैंने कहा ये पूरी दुनिया की सबसे पहली फाउंड फुटेज मूवी है। तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों को लिटरली लग गया था कि डायरेक्टर ने एक्चुअली काफी सारे लोगों को मार दिया है, इसकी वजह से उसके ऊपर लिटरली केस हो गया था एंड डायरेक्टर को कोर्ट के अंदर सारे एक्टर्स को लाना पड़ा था ये प्रूफ करने के लिए कि देखो ये लोग जिंदा है, वो बस एक्टिंग थी। क्योंकि उस टाइम पर लोगों ने ये मूवी देखी एंड उनको लगा कि ये एक रियल फाउंड फुटेज मूवी है बिकॉज इसे इसी तरीके से शूट किया गया है। बट अगर बात करें इस फिल्म के बारे में तो जैसे कि मैंने कहा इस मूवी का प्लॉट कहाँ पर रिवॉल्व करता है एंड इस पूरी मूवी को किसी इन्वेस्टिगेशन या फिर रिपोर्टिंग की तरह शूट किया गया है, जहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पता लगाना चाहता है कि आखिर इस क्रू के साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर टीम भेजते हैं ताकि वो लोग वहाँ से एक फुटेज रिकवर कर सके जो इनकी कैमरा में कैद हुई होगी। ओवरऑल ये मूवी काफी ज्यादा ग्रूसम एंड इंटेंस है एक पॉइंट पर आकर, बट जो सेकेंड हाफ है वहाँ पर सारी लिमिट्स क्रॉस होती हैं बिकॉज जब हम लोग वो फुटेज रिकवर करते हैं तो उसके अंदर इस मूवी का रियल हॉरर प्लेस होता है। एंड ये मूवी एंड में एक क्वेश्चन उठाती है कि आखिर कौन असली मॉन्स्टर है। वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा नहीं वरना पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी। बट सो अगर मैं एनीवेज जैसा कि मैंने कहा है अगर तुम लोग डिस्टर्बिंग चीज़ें हैंडल कर लेते हो तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फन टू वॉच है, क्योंकि अगेन इसके अंदर एक सेंस ऑफ मिस्ट्री होती है कि हो क्या रहा है इस मूवी के अंदर और क्या होने वाला है। सोजो तुबाकी। The following contains graphic content, sexual assault, child abuse, डायरेक्टेड बाय सेइरो मारुओ 1992 में रिलीज हुई सोजो तुबाकी ऑल्सो नोन एज मिडोरी ये दरअसल एक डार्क एंड सीरियल जापानीज एनिमेटेड मूवी है।
जो कि पहले एक मांगा थी। सो ये पूरी कहानी दरअसल एक छोटी बच्ची के बारे में है जो काफी सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के चलते एक बहुत ही बिजार सर्कस ग्रुप के बीच में फंस जाती हैं जो उसका बहुत ही ज्यादा यू कैन से मिस यूज करते हैं। सो हम इस पूरी मूवी के अंदर इस बच्ची को अपने आसपास के सराउंडिंग में सर्वाइव करते हुए एंड इसकी ह्यूमन स्पिरिट को टोटली डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं कि कैसे कैसे ये सर्कस ग्रुप वाले उसे ग्रूम करते हैं एंड मैनिपुलेट करते हैं लाइक दैट। वेल, जैसे कि मैंने कहा, ये पहले दरअसल एक मांगा थी जिसे बाद में उठाकर एक एनिमेटेड सीरीज बनाई गई एंड बाद में 2016 में इसके ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी भी बनाई गई जिसे हम लोग आज मिदोरी के नाम से जानते हैं। सो क्योंकि ये एक चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मूवी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम ये चीज़ देखो एंड ऊपर से ये एक सीरियल फिल्म है तो तुम लोग को घंटा समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है A Serbian Film. Holy shit. The following contains graphic content, drug and substance abuse, sexual assault, prostitution, murder, abortion, gore, death of all ages, human trafficking, child abuse, Mutilation. Necrophilia. Nudity. Violent torture. Directed by Serdan Sapsojevic, 2010 में रिलीज हुई A Serbian Film। ये वेल इस मूवी के बारे में तुम में से ज़्यादातर लोग को डेफिनेटली पता ही होगा एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिन भी लोगों ने इस फिल्म को देखा है उनके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि सीरियसली मार्स इज फार बेटर। सो जिन भी लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो ये पूरी कहानी दरअसल एक एक्स पॉर्न स्टार के अराउंड नाचती है जो अपने पुरानी जॉब को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है, बट उसकी अभी एक फैमिली होती है जिसे उसे पालना होता है, बट पैसों की थोड़ी दिक्कत होती है। बट मूवी में आगे उसे एक ऑफर मिलता है जिसे करने के बाद उसे दोबारा कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जो काम वो कर रहा है वो काफी ज्यादा सिनिस्टर है। ये मूवी सीरियसली काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है बिकॉज इसके अंदर काफी सारे ग्राफिक एंड एक्सट्रीम सीन्स दिखाए गए हैं जो लिटरली कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मूवी के ऊपर काफी सारे लीगल चार्जेस भी लगे हुए हैं एंड कहते हैं कि इस मूवी के काफी सारे एक्टर्स आज तक रिग्रेट में हैं कि उन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है बिकॉज जब शूटिंग होती थी तभी काफी सारे एक्टर्स एंड इवन कैमरामैन भी वॉमिट कर देते थे। सो आखिर कौन से सीन्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो तुमने काफी सारी मूवीज में देखा होगा लोगों को एक दूसरे को स्ट्रैंगल करते हुए, आई मीन गला दबाना जिसे कहते हैं, कोई अपने हाथों से करता है, कोई रस्सी से, कोई प्लास्टिक बैग से लगे रहे। बट इस मूवी के अंदर जो स्ट्रैंगलिंग वाला सीन है वो सबसे बिजार है। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ लाखों करोड़ों का, तुम तभी भी गेस नहीं कर पाओगे कि कैसे इस मूवी के अंदर किसी को स्ट्रैंगल किया जाएगा। तो सीन ये होता है कि एक लड़की को स्ट्रैंगल किया जाता है, बट जो टेक्निक होती है एज आई सेड, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग एक पकड़ की मदद से उस लड़की के सारे दांत उखाड़ देते। देन वहां पर एक आदमी आता है फुल स्ट्रिप्ड जिसने अपने मुंह पर एक मास्क रखा होता है एंड लोग सांस कैसे लेते हैं, नाक से एंड मुंह से। तो वो आता है अपने हाथ की मदद से उस लड़की का नाक पकड़ लेता है जिससे वो सांस नहीं ले पाती, बट वो मुंह से सांस ले सकती है। तो वो उसे कैसे ब्लॉक करेगा? वो अपने सॉसेज को, ठीक है, उसका पर्सनल सॉसेज को उसके ठूस देता है जिससे उसका गला ब्लॉक हो जाता है एंड वो वहां से भी सांस नहीं ले पाती एंड ऐसे ही वो उसको पकड़ के रखता है एकदम टाइट ताकि वो बिल्कुल भी सांस न ले पाए एंड इवेंचुअली वो शी डाइड एंड दैट वाज द सीन। एंड वो काट भी नहीं सकती थी उसे क्योंकि अगेन उसके सारे दांत ये लोग ने उखाड़ लिए थे। एंड ऐसे और भी काफ़ी सारे सीन्स हैं। मतलब एक सीन है जहाँ पर एक लड़की का ऐसे होते हुए ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड बाद में हम लोग उस सेम लड़की को देखते हैं जिसका ऐसे हो रहा होता है, बट इस बार उसका हेड मिसिंग होता है। एंड डायरेक्टर से जब पूछा गया कि इस मूवी को क्यों बनाया गया तो उसके अकॉर्डिंग वो बताना चाहते थे कि सर्बिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी करप्शन को वो सामने लाना चाहता था। बट क्योंकि इस मूवी के अंदर इतना एक्सट्रीम सीन है तो इसके अंदर कोई भी डीपर मीनिंग ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड एक और फन फैक्ट मुझे पता चला जब मैं इस मूवी के बारे में रिसर्च कर रहा था, वो ये कि हम जो ये मूवी देखते हैं जिसे हम लोग सबसे डिस्टर्बिंग मूवी रिकमेंड करते हैं वो अपेरेंटली एक सेंसर्ड वर्जन है। बिकॉज अभी मुझे सुनने में आया है कि सर्बियन फिल्म का दरअसल एक अनरेटेड वर्जन है जो ये लोग ने कभी भी रिलीज नहीं किया। वो इसलिए बिकॉज उसके अंदर जो सीन्स थे वो इस मूवी से भी ज्यादा थे एंड वो लोग को डायरेक्ट जेल जाना पड़ता, इसलिए वो लोग ने वो वाला ओरिजिनल कभी भी रिलीज नहीं किया बल्कि उसका एक सेंसर्ड वर्जन जहाँ पर काफी सारे सीन्स को कट किया था वो वाला रिलीज किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इसका अनरेटेड वर्जन है वो क्या होगा। आई गेस मुझे जानने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें जानने की। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है केन पार्क।
The following contains graphic content, drug and substance abuse, child abuse. Directed by Larry Clark and written by Harmony Korine. I guess तुम लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। 2002 में रिलीज हुई केन पार्क ये एक वाहियात मूवी है क्योंकि अगेन इस कहानी को हार्मोनी कॉरिन ने लिखा है एंड जैसा कि इसकी बाकी पूरी फिल्म्स के अंदर होता है ये पूरी कहानी दरअसल कुछ टीनेज बच्चों के अराउंड नाचती हैं जिनकी अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स है एंड उन्हीं फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते इन्हें एक बहाना मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा वाहियात चीज़ें करने का। एंड जैसा कि हार्मोनी कॉरिन की पहली वाली मूवीज़ हैं इस मूवी के अंदर हम लोग काफ़ी सारे टीनेज बच्चों को देखते हैं जिनकी अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते इनके पास एक बहाना मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा वाहियात चीज़ें करने का। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों बिकॉज अगेन CP मुझे कभी कभी लगता है कि ना हार्मोनी कॉरिन मूवीज़ के नाम पर लीगल CP सेल कर रहा है। सीरियसली हर मूवी में हर दूसरी मूवी में वो सेम चीज़ बच्चों के साथ। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है द ग्रीन इन्फर्नो। The following contains graphic content, Cannibalism, mutilation, gore, nudity, violent torture. डायरेक्टेड बाय इलाई रॉथ 2013 में रिलीज हुई ग्रीन इन्फर्नो एक एक्सट्रीम स्लैशर मूवी है जिसे अगेन इलाई रॉथ ने डायरेक्ट किया है जिसने द हॉस्टल सीरीज भी डायरेक्ट किया है। अगर तुमने पहला वाला पार्ट देखा होगा तो तुम्हें याद होगा। सो अगर बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म की कहानी दरअसल एक प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप के अराउंड नाचती है जिनका प्लेन दरअसल अमेज़न की रेन फॉरेस्ट में क्रैश हो जाता है एंड वहाँ पर इनका सामना होता है एक कैनिबल ट्राइब से जो इन्हें पकड़ लेते हैं एंड उनका मकसद ये है कि वो लोग इन्हें एक एक कर मार कर खाने वाले हैं। तो इस पूरी मूवी के अंदर हम लोग ये लोग को देखते हैं कि कैसे ये लोग इतने ज़्यादा भयंकर ट्राइब के बीच में फंस गए हैं एंड सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं ये तो तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट इस पूरी मूवी की सेटिंग देखकर तुम समझ गए होंगे कि ये पूरी मूवी दरअसल कैनिबल हॉलोकॉस्ट से इंस्पायर्ड है एंड ये पूरी चीज़ इलाई रॉथ ने भी कही थी। एंड इलाई रॉथ की जो मूवीज़ होती हैं ना उसके अंदर गॉर सीन्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते हैं। आई मीन एक सेंस ऑफ पेन तुम्हें फील होगा जब तुम वो सारे सीन्स को देखोगे तो। एंड आई डोंट नो ये मूवी डिस्टर्बिंग है बट इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है कि ये लेवल 3 में आए बिकॉज ये कोई भी एक्सप्लॉयटेशन मूवी नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड स्लैशर मूवी के बराबर है। तो मुझे नहीं पता कि मैंने इस मूवी को यहाँ पर क्यों मेंशन कर दिया है। ये यू कैन से लेवल 2 में अपना स्पॉट डिजर्व करती है। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है इरिवर्सिबल। The following contains graphic content, sexual assault, murder. डायरेक्टेड बाय कैस्पर नो 2002 में रिलीज हुई इरिवर्सिबल एक साइकोलॉजिकल हॉरर है। वेल ओवरऑल ये पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वेल यूनिक इसलिए बिकॉज ये पूरी फिल्म दरअसल रिवर्स में चलती है। मीन्स जो इसका एंडिंग होता है वो हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं एंड इसका जो स्टार्टिंग होता है वो हम एंडिंग में देखते हैं। एंड ऊपर से इस पूरी मूवी को शूट करने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मतलब ऐसा लगता है किसी बेवड़े ने इस पूरी मूवी को शूट किया बिकॉज ओवरऑल पूरे टाइम कैमरा सिर्फ शेक ही होता रहता है जो कि इसके अंदर एक सेंस ऑफ ईरीनेस ऐड करता है। अगर तुम्हें इस मूवी की कहानी नहीं पता तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ये मूवी देखो। बट इसके अंदर एक सीन है जिसकी वजह से ये मूवी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है एंड वो सीन मैं कह सकता हूँ कि पूरी डिस्टर्बिंग मूवी हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग या इनफेमस सीन्स में से एक है। एंड वो सीन इतना ज़्यादा ब्रूटल है कि मैं यहाँ पर उसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रॉ सीन है, लगभग 9 मिनट तक चलता है एंड ट्रस्ट मी उस सीन को देखने के बाद तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हें एक मूवी देख रहे हो बिकॉज उसे इतनी ज़्यादा रॉ तरीके से शूट किया गया है एंड उस एक सीन की वजह से ये मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनती है। बट जैसा कि मैंने कहा मैं इस मूवी को यहाँ पर स्पॉइल नहीं करना चाहता एंड इसलिए मैं इसकी स्टोरी भी यहाँ पर नहीं बताऊँगा। बट मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ कि इस मूवी की पूरी कहानी ना किसी लड़के के सबसे बड़े नाइटमेयर के बराबर है। मतलब दुनिया में किसी भी लड़की को तुम उठा लो उसका जो एक सबसे कॉमन फियर होगा ना उस फियर पर ये मूवी बनाई गई है। सो अगर तुम ये मूवी देखने वाले हो तो हेडफोन्स का यूज़ करना बिकॉज इसके अंदर साउंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा ये पूरी मूवी रिवर्स में चलती है तो तुम्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है एंड सच्ची बताओ तो इस मूवी का एंडिंग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है इबोला सिंड्रोम। The following contains graphic content, sexual assault, murder, gore. Cannibalism, mutilation, Directed by Herman Yao.
आई डोंट नो। 1996 में रिलीज हुई इबोला सिंड्रोम। पहले ये पूरी मूवी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग एंड नेस्टी मूवी है एंड इसलिए मैंने इसे यहाँ पर मेंशन किया है। सो अगर बात करें इस मूवी की कहानी की, तो इस मूवी की कहानी एक साइकोपैथिक आदमी के अराउंड नाचती है जो कि एक इन्फेक्टेड औरत का रेप करता है, जिसके चलते उसके अंदर इबोला वायरस आ जाता है। बट प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि वो दरअसल इस वायरस से इम्यून होता है, मतलब उसे इस वायरस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो इस वायरस को स्प्रेड कर सकता है जहां जहां वो जाएगा। तो इस पूरी मूवी के अंदर हम लोग यही देखते हैं कि कैसे वो वायरस दूसरों पे स्प्रेड करता रहता है, बिकॉज वो दरअसल एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जिसकी वजह से वो सुपर फास्ट तरीके से इस वायरस को स्प्रेड करता रहता है एंड साथ ही में अपनी घटिया हरकतें भी करता रहता है, लाइक औरतों का रेप करना एंड मर्दों को मारना, लाइक दैट। आई मीन इमेजिन करो कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा किसी ने रेप किया है एंड साथ ही में तुम्हें उसने एक डेडली वायरस भी दे दिया है। बाप रे। सो जैसे कि मैंने कहा, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा नेस्टी है एंड ऊपर से ये एक जापानीज़ मूवी है आई थिंक। तो जापानीज़ मूवी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा नेस्टी होती है। आई मीन ये स्लैशर वाली, आई डोंट नो, जापानीज़ मूवी के अंदर एक अलग ही वाइब है घिनौनेपन का, इसलिए ओवरऑल ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग एंड वाहियात है। मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम ये मूवी देखो। इसे मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए मेंशन किया बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा नेस्टी लगी थी। सो वेलकम टू डे 2। आई मीन टेक्निकली ये डे 2 नहीं है बिकॉज मैं पहले रिकॉर्डिंग के हफ्तों बाद ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज उस टाइम मुझे कहाँ जाना पड़ा था, बट तुम्हारे लिए ये डे 2 है एंड अभी कुछ सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आई मीन यू कैन सी कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं तुम्हें मोबाइल से दिखाने वाला था बट मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स वाई मुझे ये घड़ी निकालनी पड़ी दीवार से, मैं इसे वापस लगा के आता हूँ। सो आज मेरा गोल है कि मैं आज बाकी की सारी मूवीज़ कवर कर लूँ, तो लेट्स गो। सो हमारी पहली मूवी का नाम है इनसाइड। The following contains graphic content, abortion, gore, mutilation, murder. Directed by Julian and Alexandre, 2007 में रिलीज हुई इनसाइड ये अगेन एक फ्रेंच मूवी है, तो तुम प्रीटी मच गेस कर सकते हो कि ये मूवी कैसे होने वाली है। हावेवर ये मूवी थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये पूरी मूवी दरअसल एक प्रेग्नेंट औरत के अराउंड नाचती है जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो टोटली अकेली हो जाती है बिकॉज उसे अकेले ही इस बच्चे को पालना पड़ेगा एंड उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है। However, इसी बीच फॉर सम रीजन एक स्टॉकर इसके पीछे पड़ा हुआ है बिकॉज वो उसके अंदर पल रहे बच्चे को निकालना चाहता है एंड वो कोई डॉक्टर नहीं है ऑब्वियसली, तो उसका निकालने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा ये मूवी थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम है एंड वो इसलिए बिकॉज मेरे लिए औरतें बहुत ही ज्यादा नाजुक चीज होती हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें, एंड किसी भी मूवी के अंदर अगर किसी औरत को कुछ ज्यादा ही टॉर्चर किया जाता है तो वो मैं नहीं झेल पाता। एंड इस मूवी के अंदर तो एक प्रेग्नेंट औरत को आई मीन डिस्ट्रॉय किया जाता है, यू कैन से, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वे में। सो इसलिए मैंने कहा कि मूवी थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है स्पेशली मेरे लिए बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि आई कांट हैंडल दिस शिट यार। इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ये फिल्म बहुत ज़्यादा गोरी है, अगेन एक प्रेग्नेंट औरत है, स्पेशली इस मूवी का एंडिंग सीन जहाँ पर वो कैचीज है। सो अगर तुम लोग ये सारी चीज़ें झेल लेते हो तब भी मत देख। हमारे नेक्स्ट मूवी का नाम है द हाउस दैट जैक बिल्ड। The following contains graphic content, murder, gore, death of all ages, child abuse. Directed by Lars von Trier, 2018 में रिलीज हुई द हाउस दैट जैक बिल्ड्स एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। सो इस मूवी के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर तुम लोग डिस्टर्बिंग मूवीज के फैन हो, अगर तुम और ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवीज देखना चाहते हो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड हाई प्रोडक्शन क्वालिटी में बनी हो, तो लार्स वॉन ट्रियर तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट डायरेक्टर अगर डिस्टर्बिंग मूवी की बात हो रही होगी तो, बिकॉज इसकी फिल्म देयर आर समथिंग मैन, ठीक है। ये डायरेक्टर थोड़े सीरियल टाइप वीडियोस बनाता है एंड थोड़े साइकोलॉजिकल हॉरर, तो इसकी फिल्म्स काफी ज्यादा क्वेश्चन वाली होती है। ओके, सो अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म की कहानी दरअसल एक जैक नाम के आदमी के बारे में है एंड जैसा कि टाइटल कहता है वो दरअसल एक घर बनाना चाहता है जो उसका एक ड्रीम हाउस होगा, लेकिन वो अपने लिए एक परफेक्ट घर नहीं बना पा रहा होता है क्योंकि जैक को दरअसल OCD होता है। एंड मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बट सिंपल बताओ तो OCD एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर इंसानों को छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फिर उनको उस चीज की बहुत ज्यादा चिंता होती है। तो जैक को OCD होता है जिसकी वजह से वो अपने लिए एक परफेक्ट घर नहीं सोच पा रहा होता है और नहीं बना पा रहा होता है। एंड साथ ही में जैक दरअसल एक सीरियल किलर होता है, ठीक है।
इसी इवेंट के बीच में काफ़ी सारे लोगों को भी मारता है एंड हम इस पूरी मूवी को उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे वो इन किल्स को अपने अंदर जस्टिफाई करता है एंड कैसे वो लोगों के बारे में सोचता है एंड इस दुनिया के बारे में सोचता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई मीन इमेजिन करो एक मूवी जहाँ पर तुम किलर के पर्सपेक्टिव को देख रहे हो एंड तुम सुन पा रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्यों ये सब कर रहा है, उसके पीछे इसका मोटिव क्या है, वो सारी चीज़ें तुम्हें इस मूवी के अंदर अच्छी तरीके से बताई जाती है, जो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड ये मूवी दरअसल एक तरीके से हेल के 7 महापापों से कनेक्टेड है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं चाहूंगा कि तुम खुद ये मूवी देखो। बिकॉज इमेजिन करो कि एक किलर है जिसको OCD है, मतलब वो क्राइम करता है एंड बाद में उसकी OCD की वजह से वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है एंड कितनी बार वो फंसते फंसते बचता है। आई मीन ये मूवी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो अगर तुम्हें देखना है तो तुम डेफिनेटली इस मूवी को चेकआउट करो। हमारे नेक्स्ट मूवी का नाम है टेत्सुओ द आयरन मैन। The following contains graphic content, necrophilia, nudity, sexual assault, gore, violent torture, डायरेक्टेड बाय शिन्यो सुकामोटो। 1989 में रिलीज की। मैंने कहा इस मूवी की एंडिंग तुम्हें कोई भी एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एक जापान की गॉर मूवी देखना चाहते हो कि नहीं। हमारी अगली मूवी का नाम है एंटी क्राइस्ट। The following contains graphic content, murder, gore, death of all ages, mutilation, nudity, violent torture, डायरेक्टेड बाय लार्स वॉन टियर। 2009 में रिलीज हुई एंटी क्राइस्ट ये अगेन एक साइकोलॉजिकल हॉरर है एंड अगर तुमने डायरेक्टर के नाम पर गौर किया होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये कौन सी मूवी है। फिल्म की कहानी दरअसल एक कपल के बारे में है जो अपने बच्चे के डेथ के ग्रीफ से एंड ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं एंड उस चीज को फाइट करने के लिए ये लोग जंगल के बीच में एक कैबिन में रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद इनके साथ और ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें होने लगती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन तुम्हें सीधा मूवी के एंड में मिलता है। काइंड ऑफ, बिकॉज अगेन ये एक लार वॉन टियर की फिल्म है तो तुम्हें कोई भी परफेक्ट एंडिंग नहीं मिलेगी एंड ऊपर से ये पूरी फिल्म काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक है। ये पूरी फिल्म नेचुरली काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग है एंड तुम्हें कोई भी डिस्टर्बिंग सीन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मूवी स्टार्ट ही होती है जहाँ पर हम लोग एक छोटे बच्चे को विंडो से नीचे गिरते हुए देखते हैं जब उसके पेरेंट्स सेक्स कर रहे होते हैं एंड जैसे ही उन्हें ऑर्गेज़म आता है उनका बच्चा नीचे गिरता है। इस मूवी की जो ग्राफिक सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स वाले, बिकॉज डायरेक्टर ने सबको फोर्स किया था कि वो लोग एक रियल बॉडी पार्ट वहां पर यूज करें क्लोजअप शॉट्स के लिए, जिसकी वजह से एक्टर्स भी काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो गए थे। एंड ट्रस्ट मी, जो प्राइवेट पार्ट वाला सीन की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज समथिंग मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज टू ग्राफिक, बट उसी चीज़ की वजह से ये मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सो अगर तुम्हें ये मूवी देखना है तो तुम देख सकते हो बिकॉज इसके अंदर गॉब्लिन ने काम किया है तो डेफिनेटली देखना ज़रूरी है। हमारे नेक्स्ट मूवी का नाम है पिनॉक्सी। The following contains graphic content, sexual assault, murder, gore, death of all ages, animal cruelty and abuse, child abuse. Directed by John Eric Doll। मैं नाम नहीं पढ़ सकता, सॉरी। 2009 में रिलीज हुई पिनॉक्सी टेप ये दरअसल एक फाउंड फुटेज मूवी है जिसे किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया गया है। ये पूरी फिल्म दरअसल एक किलर के बारे में है जिसने एक शहर में काफी सारे खून किए होते हैं एंड साथ ही में उन सबको रिकॉर्ड भी किया होता है। एंड इस फिल्म को हम लोग किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड उन टेप्स को देख कर पता लगाना चाहते हैं कि आखिर किलर कौन है। एंड इस पूरी मूवी के अंदर हम लोग एक एक करते हुए सारे टेप्स को देखते हैं एंड क्योंकि ये मूवी एक फाउंड फुटेज टाइप फिल्म है तो इसके अंदर एक सेंस ऑफ रियलिज्म ऐड होता है। पूरी मूवी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है वो टेप्स, बिकॉज उनमें से हर एक टेप एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो अपने अंदर कंटेन करता है एंड हम लोग एक एक करते हुए इन सारे टेप्स को देखते हैं। इसकी वजह से मूवी इंटरेस्टिंग रहती है बिकॉज हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट टेप में क्या होने वाला है एंड हमें ये भी नहीं पता होता कि किलर एक्चुअली में कौन है, बिकॉज हम भी एक तरीके से पुलिस के साथ ही इन्वेस्टेड होते हैं, हमें भी पता लगाना होता है कि आखिर किलर है कौन। हमारे नेक्स्ट मूवी का नाम है एंगस। डायरेक्टेड बाय गेरल्ड कार्गिल। 1983 में रिलीज हुई एंगस ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये पूरी कहानी अगेन एक डिस्टर्बिंग इंसान के अराउंड है जिसके POV से हम लोग इस पूरी कहानी को देखते हैं कि कैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, लाइक दैट। बट ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ठीक है, ये शायद 1 घंटे की भी अंदर है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, एक शॉर्ट मूवी की तरह है, बट इट्स अ प्रीटी गुड वॉच। सो अगर तुम लोग ये मूवी देखना चाहते हो तो तुम लोग देख सकते हो। ओके, सो हम लोग फिनाले में पहुंच चुके हैं जहां पर अभी हमारे पास सिर्फ 2 मूवीज़ बची हैं एंड ये 2 मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। जहां पर हमारी पहली मूवी का नाम है द ह्यूमन सेंटिपीड 2। डैम। डायरेक्टेड बाय टॉम सिक्स।
2011 में रिलीज हुई द ह्यूमन सेंटिपीड 2। वेल, इस मूवी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, तुम इस मूवी के बारे में डेफिनेटली जानते होगे। अगर तुमने मेरा पहला वाला पार्ट देखा है तो उसके अंदर मैंने इसके पार्ट 1 के बारे में बात किया था, एंड दिस इज पार्ट 2। सो रेडी बॉय। सो ये जो मूवी है ये दरअसल पहली वाली से भी काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक एंड डिस्कस्टिंग ग्रोस है। इसके अंदर जो मेन एक्टर है वो तो उसे देख के ही अलग सी फीलिंग आती है मुझे। ये पूरी मूवी ब्लैक एंड वाइट में शूट की गई है, एंड थैंक गॉड ये ब्लैक एंड वाइट में है। सो ये पूरी फिल्म दरअसल पहली वाली फिल्म से कनेक्टेड है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो मेन किलर है वो पहली वाली मूवी को देखकर उससे इंस्पायर्ड होता है, एंड उसके अंदर भी एक इच्छा जागती है कि वो भी ये सेम चीज़ करे। इसकी वजह से वो काफ़ी सारे लोगों को किडनैप करता है, एंड साथ ही में वो जो पहली मूवी की एक्टर थी उसको भी किडनैप करता है, एंड उनको बाद में पकड़ता है, एंड उनके साथ वो क्या करता है, उनसे एक ह्यूमन सेंटिपीड बनाता है। बट इसके अंदर ये कोई डॉक्टर नहीं होता, ठीक है। पहले वाले पार्ट के अंदर एक डॉक्टर था जो प्रोफेशनल था, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर रहा था, बट इसमें ये नौसिखिया है, तो इसके करने का जो तरीका होता है वो और ज़्यादा ग्रूसम एंड हॉररिफिक होता है। इसके अंदर अगेन एक प्रेग्नेंट औरत है जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा, इसके अंदर एक सीन है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत भागती रहती है, वो गाड़ी में बैठती है लेकिन गाड़ी में ही उसको डिलीवरी हो जाती है, एंड वहीं पे उसका बेबी एक्सीलेटर पे गिर जाता है, एंड उसके पास कोई चांस नहीं होता। तो वो इसके अंदर एक और सीन है जहाँ पर वो अपने प्राइवेट पर एक तार, ठीक है, तार लपेटता है, बाद में एक लड़की का असॉल्ट। इसके अंदर एक और सीन है जहाँ पर एक सेंटिपीड का यूज़ होता है, रियल कान खजूरा, ठीक है, एंड वो कान खजूरा बाद में एक होल में जाता है। बेसिकली बताओ तो ये मूवी बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, एंड मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम ये मूवी देखो। सो अगर तुम ये मूवी देखना चाहते हो, तुम्हारे अंदर चुल है, तो तुम लोग एटलीस्ट किसी फ्रेंड के साथ देखना, ठीक है, ताकि तुम लोग थोड़े हंसी मजाक कर सको, थोड़ा मामला लाइट रहे। अकेले तो बिल्कुल मत देखना, वरना दिस इज डिस्गस्टिंग। The sadness. The following contains graphic content. Cannibalism, mutilation, sexual assault, murder, gore, necrophilia, nudity, violent torture. Directed by Rob Jabaz, 2021 में रिलीज हुई The Sadness। ये एक ज़ॉम्बी मूवी है, काइंड ऑफ अ ज़ॉम्बी मूवी है, बिकॉज इसके अंदर जो ज़ॉम्बीज़ हैं दे आर नॉट ज़ॉम्बीज़ आई थिंक, बिकॉज इसके अंदर जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो दरअसल बात कर सकते हैं, वो तुम्हें टॉर्चर कर सकते हैं, वो तुम्हें सेक्सुअली असॉल्ट कर सकते हैं, वो गन भी चला सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं। आई मीन बेसिकली वो ह्यूमन है, बट उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दे आर सैडिस्ट। ये पूरी मूवी एक वायरस के बारे में है जो इंसानों को कम्प्लीटली साइको बना देता है, ठीक है, एंड वो लोग तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें करते हैं, लाइक एक्सट्रीम। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग नर्क में होंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फिल्म की बेसिक कहानी दरअसल एक कपल के बारे में है जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं बट मिलने का ट्राई कर रहे हैं, एंड साथ ही में इस महामारी में सर्वाइव करने का भी ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे की मारने में लगे हुए हैं भी बहुत बुरी तरीके से। इसके अंदर काफ़ी सारे फक्ड अप सीन्स हैं, वो तुम लोग गेस कर ही सकते हो कि डेफिनेटली होने ही वाले हैं। बट बात करें कुछ स्पेसिफिक सीन्स की, तो एक सीन है जहाँ पर एक औरत उबलता हुआ तेल एक लड़के पे डालती है, एंड बाद में उसकी स्किन को ऐसे निकालती है, एंड लिटरली उसकी पूरी स्किन ना, किसी तुमने ऐड देखा होगा चीज़ पिज़्ज़ा वाली, उसके अंदर कैसे वो चीज़ एकदम से ड्रिप होता है, सेम वैसे ही उस लड़के की स्किन निकलती है। एंड एक और सीन है इसके अंदर जो बाय फार मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, जहाँ पर 5 हम लोग ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, या फिर यू कैन से इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे का रेप कर रहे होते हैं खून में लिपटे हुए, एंड ऐसी काफ़ी सारे मेस्ड अप सीन्स हैं इस फिल्म के अंदर जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। सो अगर तुम ये मूवी देखना चाहते हो तो ट्रस्ट मी मत देखो, ये मूवी बहुत ज़्यादा ब्लडी एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, आई मीन जब डायरेक्टर का मैंने इंटरव्यू देखा था तो उसने खुद कहा था कि मैंने ये मूवी सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे कुछ लोगों को मारते हुए दिखाना था, दैट्स इट। एंड क्योंकि वो टेरिफायर मूवी से इंस्पायर्ड है तो उसे भी ऐसे ही कुछ करना था, इसलिए उसने ये मूवी बनाई है। तो इस मूवी के अंदर कोई भी एक रियल स्टोरी नहीं है सिवाय मार काट दिखाया गया है, बट मैं डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूँगा बिकॉज इसके अंदर जो ग्राफिक सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, ट्रस्ट मी। सो भाई लिटरली यहाँ पर 1.5 घंटे हो चुके हैं, एंड फाइनली मैंने ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, एंड बस अब एडिट करना बाकी है। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगेन ये सिर्फ लेवल 3 है, अभी तो और भी 5 लेवल्स बाकी हैं, एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है ना उसके लिए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा बिकॉज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ओ बॉय उसे मैं कैसे बनाऊंगा मुझे नहीं पता बिना एड लिमिट हुआ है। उसके अंदर और भी ज़्यादा हॉररिफिक चीज़ें हैं बिकॉज लेवल 4 पर जो मूवीज आने वाली है ना वो लिटरली मूवीज नहीं है, दे आर समथिंग।
एंड मुझे उस चीज़ के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं वो तुम्हें बिना एड लिमिट हुए शो कर सकूँ एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग भी लगे बिकॉज डेफिनेटली उसके अंदर 90% चीज़ें मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट अ मूवी, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट स्टफ। उसके लिए तुम्हें काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा। सो मैं तुम्हें कोई भी प्रॉमिस नहीं करने वाला कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब आने वाला है बिकॉज मुझे थोड़ी वैरायटी ट्राई करनी है, ठीक है। बहुत हो गया या आइसबर्ग वाइसबर्ग, कुछ अलग ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, वो आएगा, बट मैं तुम्हें कोई भी एक फिक्स डेट नहीं देने वाला हूँ कि कब आएगा, तो बस रेडी रहना। होप सो कि मैं नेक्स्ट ईयर थोड़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।